हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ़िज़िक्स का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक फॉर क्लास 12th, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। जी हाँ, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, यानी कि डे 1 से वेरी बेसिक से और एक कंप्लीट पैकेज के फॉर्म में, एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म पढ़ाया जाएगा आज से। तो अगर आपके कुछ टॉपिक छूटे हुए थे तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज से हम लोग वेरी फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, और एक कंप्लीट पैकेज पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का आपको मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, फ्रॉम वेरी बेसिक, फ्रॉम वेरी इंट्रोडक्शन, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, फ्रॉम कूलम्स लॉ टू ऑल्टरनेटिंग करंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये है एक कंप्लीट पैकेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के साथ साथ पैरेलल में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट क्लास 12 की स्टार्ट होने जा रही है आज से, और वो है रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जी हाँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी ये स्टार्ट होने जा रही है। तो ऑल्टरनेटिंग डेज़ में आपको वीडियोस मिलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के, और दूसरे ऑल्टरनेटिंग डेज़ में आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। यानी अगर आज आपको मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म तो कल आपको मिलेगा ऑप्टिक्स से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आपका एक भी वीडियो लेक्चर स्किप ना हो और एक कंप्लीट पैकेज के फॉर्म में आपको पूरा टॉपिक, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मिल सके। देखिए, ये जो ऑनलाइन की जो पढ़ाई है, ये जो ऑनलाइन की जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो पैटर्न है ये आपके ऑफलाइन में जैसे आप पढ़ते थे, क्लासरूम में आप पढ़ते थे, उससे भी बेटर होने जा रहा है। ठीक है, उससे भी बेटर होने जा रहा है। जैसे कि आप ऑफलाइन में आपको जैसे रिक्वायरमेंट होती थी वैसे वैसे आपको असाइनमेंट दिए जाते थे, प्रॉब्लम शीट प्रोवाइड की जाती थी, थ्योरी की शीट प्रोवाइड की जाती थी, आपके डाउट्स जो आपको होते थे वो डाउट्स आप पूछते थे। ठीक है, तो वैसा ही कुछ और उससे भी बेटर फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि आपको डे बाय डे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको असाइनमेंट शीट, थ्योरी की शीट, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। और साथ ही साथ आपको एक जैसे आपको कोई डाउट्स आती हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, टॉपिक से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर रहें। ठीक है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगा रहे हो, कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। कोई किसी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपको कहीं बीच में कोई डाउट आया, उसको आपको अगर पूछना है तो आप पूछ नहीं पाते हो, है ना, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उस वीडियो से रिलेटेड, उस लेक्चर से रिलेटेड भी डाउट्स पूछ सकते हैं उस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, तो सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चलने जा रही हैं, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, वेरी बेसिक चलने जा रही हैं। तो एक भी लेक्चर मिस मत करिए। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करिए, जिससे कि एक भी वीडियो लेक्चर आपका मिस ना हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की फील्ड एग्जिस्टेंस में आई, क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी गई। तो पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म एग्जिस्टेंस में आया। देखिए, पुराने टाइम में यानी ओल्डन डेज़ में ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म ये दोनों सेपरेट सब्जेक्ट हैं, इनमें कोई इंटरडिपेंडेंसी जैसी चीज़ नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी किया जाता था चार्जेस के बारे में, बैटरीज़ के बारे में, लाइटनिंग के बारे में, जबकि मैग्नेटिक वाले सब्जेक्ट में, मैग्नेटिज़्म में स्टडी किया जाता था मैग्नेटिक नीडल्स के बारे में, कंपास के बारे में,
है ना, मैग्नेटिक इंटरेक्शंस के बारे में, मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेपरेट फॉर्म में मानी जाती थी पहले के टाइम में। लेकिन 1820 में एक साइंटिस्ट आए, ओरिस्टेड। तो ओरिस्टेड ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये किया कि जब उन्होंने एक वायर में करंट पास कराई तो उसके पास में ही रखी हुई मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। क्या देखने को मिला? डिफ्लेक्शन। कब? जब एक वायर में करंट पास कराई गई तो उसके पास में रखी हुई मैग्नेटिक निडल में, जी हाँ, मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। देखिए भाई, मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन तब होता है जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो एक वायर में करंट पास करने पर मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, इससे कुछ ये चीज़ समझ में आ रही है कि करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट जैसी कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन को आगे चलकर और भी जो इम्पोर्टेंट, जो भी फेमस उस टाइम के साइंटिस्ट थे, जैसे कि एम्पियर, जैसे कि फैराडे, उन्होंने भी इस बात का, इस ऑब्जर्वेशन का सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और जो मूविंग मैग्नेट्स होते हैं, मूविंग मैग्नेट्स, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये उस टाइम के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट एम्पियर और फैराडे जैसे साइंटिस्ट ने इस बात को अपनी बात रखी और ये चीज़ प्रूव करी। ठीक है, आगे चलकर इसका और यूनिफिकेशन देखने को मिला जब मैक्सवेल जैसे साइंटिस्ट, लॉरेंट जैसे साइंटिस्ट ने इसमें एक यूनिफिकेशन इस्टेब्लिश किया, अपनी थ्योरीज़ दी और ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है और ये जो मैग्नेटिज़म है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये क्या हैं? इंटरडिपेंडेंट। इनमें एक इंटरडिपेंडेंसी है। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट में इंटरडिपेंडेंसी ऐसे साइंटिस्ट ने प्रूव करी, और इन दोनों सब्जेक्ट्स के यूनिफिकेशन से, यानी कि मिलने से जो एक नई फील्ड बनी, उसको आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म कैसे बना? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म के यूनिफिकेशन से। क्यों? क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट में आपस में इंटरडिपेंडेंसी पाई गई एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का कॉन्सेप्ट सामने आया और ये फील्ड हमें सामने मिली, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए बहुत सारे जो फिनोमिना होते हैं हमारे आसपास, कई सारे फिनोमिना जो ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म से प्रूफ किए जाते हैं, उसको डिस्क्राइब किए जाते हैं। देखिए कभी कभी हमें लगता है कि सिर्फ जब हम देखते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, है ना। जबकि बहुत सारे ऐसे भी फोर्स होते हैं जो आपको पहली बार, पहली नज़र में देखने पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म ना दिखते हों, ना आप पहचान पाते हों, लेकिन वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्रिक्शन फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, फ्रिक्शन फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स होता है। इवन आपने क्लास 11th में मैकेनिक्स में और भी फोर्सेस पढ़े होंगे, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है। टेंशन इन स्ट्रिंग, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है। तो इन सब फोर्सेस का जो रूट कॉज है, जो ओरिजिनेशन है, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स ही है। ठीक है, इवन जो केमिकल फोर्सेस होते हैं जो कि एटम्स को बांधे रखते हैं, एक मैटर को फॉर्म करते हैं, तो एटम्स के बीच में लगने वाले जो फोर्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही फोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो फील्ड है बहुत ही वाइड है, बहुत ही इसमें कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है, ये वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है। यानी नेचर में कुछ ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स,
और जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स। देखिए न्यूक्लियर फोर्स को वैसे हम लोग कहते हैं कि एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि अगर हम लोग बोलें तो कह सकते हैं कि नेचर में सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के ही फंडामेंटल फोर्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो भी और डिफरेंट फोर्सेस हैं, जो भी डिफरेंट नाम से जाने जाते हों, फ्रिक्शन हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, टेंशन हो, और भी डिफरेंट तरह के फोर्सेस हों, उन सभी फोर्सेस का कहीं ना कहीं से जो ओरिजिनेशन है वो इन्हीं चारों फोर्सेस में से कोई ना कोई एक होता है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की एक सब ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज और स्टैटिक यानी कि स्टेशनरी। लेकिन आप इसके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि इस ब्रांच में सिर्फ़ और सिर्फ चार्ज की स्टैटिक स्टेट ही स्टडी की जाती है। जी हाँ, इसमें चार्ज की स्टैटिक स्टेट तो स्टडी की ही जाती है, साथ ही साथ डायनेमिक स्टेट ऑफ चार्ज की भी स्टडी फिज़िक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की इस ब्रांच में की जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का और भी नाम होता है, जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है? तो देखिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं चार्ज के बारे में, कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि सारी चीज़ें चार्ज पर बेस्ड ही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं चार्ज का कॉन्सेप्ट कैसे आया, कैसे लोगों ने चार्ज के बारे में जाना, कैसे ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। तो देखिए क्या लगता है आपको कि चार्ज की हिस्ट्री, चार्ज के बारे में लोगों ने कब जानना शुरू किया होगा? कितनी पुरानी हिस्ट्री है चार्ज की? कोई आइडिया? देखिए चार्ज की हिस्ट्री कोई 200, 500, 1000 साल पुरानी नहीं, ये है करीब करीब आज से 2500 साल पुरानी हिस्ट्री। जी हाँ, चार्ज के बारे में लोगों ने जानना 2500 साल पहले ही शुरू कर दिया था। देखिए आज से करीब 2500 साल पहले एक ग्रीक फ़िलासफ़र हुआ करते थे, थैलेस नाम के फ़िलासफ़र। जी हाँ, हम उनको साइंटिस्ट नहीं कहते क्योंकि उस टाइम में, इतने पुराने टाइम में साइंस जैसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं हुआ करती थी, है ना। ये जो हम लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, ये सेपरेट फॉर्म में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें पहले फ़िलासफ़ी हुआ करती थी और फ़िलासफ़ी की स्टडी करने वाला कहलाता था फ़िलासफ़र, ठीक है। तो ग्रीक फ़िलासफ़र एक थे थैलेस नाम के। उन्होंने एक ऑब्ज़र्वेशन ये किया कि एक मटेरियल जिसका नाम था अंबर, उसको जब उन्होंने रब किया किसी सिल्क से या वूल से, तो ये पाया कि अंबर नाम का मटेरियल हल्की बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, ठीक है। अंबर को रब करने पर सिल्क या वूल से वो हल्की बॉडीज़ जैसे कि पेपर के पीसेस को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता था, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज का कॉन्सेप्ट सामने आया, ठीक है। तो लोगों ने ये जाना कि ऐसा भी कुछ होता है, मटेरियल में ऐसी भी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जब आप उसको इस तरह से रब करें तो वो किसी दूसरी हल्की बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का नाम भी सबसे पहले सामने आता है ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से। किसे? इलेक्ट्रॉन। ये वो वाला मॉडर्न वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, ELECTRON वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि ELEKTRON वाला इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, ये ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है अंबर। जी हाँ, वही अंबर जिसको थैलेस ने आज से 2500 ईयर्स पहले डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन से ही बनता है इलेक्ट्रिसिटी और उसी इलेक्ट्रॉन से आज का मॉडर्न इलेक्ट्रॉन भी बनता है, ELECTRON वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं अंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन वर्ड, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से। बात क्लियर है? तो तब से लेकर करीब 2000 ईयर्स तक भी कोई नया मटेरियल के बारे में लोगों ने नहीं जाना। अंबर ही नाम की चीज़ें तब तक लोग जानते थे, लेकिन 1600 में एक और साइंटिस्ट आए गिलबर्ट नाम के।
तो गिलबर्ट ने कुछ और भी मटेरियल ऑब्ज़र्व किए। उन्होंने ये देखा कि अंबर के अलावा भी और भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ग्लास, जैसे कि एबोनाइट। इनको भी अगर आप रब करें किसी और सब्सटेंस से तो इनमें भी कुछ बॉडीज़ को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो इनमें भी प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो रही हैं। अब देखिए, तो ऐसे मटेरियल जो इस तरह की प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, किस तरह की, दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की आफ्टर रबिंग, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते थे उस टाइम के लोग बोलते थे कि वो मटेरियल इलेक्ट्रीफाइड हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रीफाइड हो गया। और इलेक्ट्रीफाइड होकर वो मटेरियल कहा जाता था कि वो मटेरियल चार्ज्ड हो गया, चार्ज्ड बॉडी बन गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चार्ज्ड बॉडी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। ठीक है, अच्छा भाई, दूसरी चीज़ देखिए, तो अंबर के अलावा भी जो सब्सटेंस थे, जैसे कि ग्लास, जैसे कि एबोनाइट, है ना, तो इनमें भी ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। देखिए, अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नाम नहीं आ रहा है सामने, अभी सिर्फ चार्ज का कॉन्सेप्ट ही सामने आ रहा है। ठीक है, और चार्ज के कॉन्सेप्ट के बाद में कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ना कि अभी इलेक्ट्रॉन का नाम कुछ आ रहा है, ना कि प्रोटॉन का। अब देखिए भाई, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट कैसे आया। ये देखा गया कि जब आप अंबर को, ठीक है, या ग्लास को जब आप रब करते हो सिल्क से या वूल से, ठीक है, तो एक ग्लास की रॉड हो गई, इसको आप सिल्क या वूल से रब करिए। दूसरी जगह अगर आप एबोनाइट की रॉड को कैट के फर से, है ना, कैट की स्किन से जब आप रब करिए, तो ये देखा गया कि ग्लास की रॉड और एबोनाइट की रॉड को जब पास लाते थे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती थी, इनमें अट्रैक्शन की चीज़ें पाई जाती थी। ठीक है, और वहीं पर जब आप ग्लास की रॉड को और कैट के फर को जब आप पास लाते थे तो इनमें रिपल्शन होने लगता था। सही है, और एबोनाइट की रॉड को और सिल्क को जब आप पास लाते थे तो इनमें रिपल्शन होने लगता था। तो एक चीज़ कॉन्सेप्ट और सामने आई, और तब ये कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो ये कहा जाने लगा कि जो ग्लास की रॉड है और दूसरी जगह कैट का जो फर है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और दूसरी जगह जो एबोनाइट की रॉड है और सिल्क या वूल, इसको कहा जाने लगा कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये कहा जाने लगा कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपल करते हैं, और ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट है, ये 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही अभी तक चल रहा है, अभी कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर अभी तक हम लोगों ने जाना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी सीखी, समझी, ये सारी चीज़ें एक तरह का इंट्रोडक्शन था, एक तरह का बैकग्राउंड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म और चार्ज से रिलेटेड। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए, किसी भी नए टॉपिक को, किसी भी बड़े टॉपिक को शुरू करने से पहले उसका एक बैकग्राउंड, उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री, एक इंट्रोडक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी से हम लोग उस टॉपिक की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई, इससे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म को सीखने में और आपको हेल्प मिलेगी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप उसकी बना सकते होंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब कि किसी बॉडी को चार्ज करने की मॉडर्न थ्योरी क्या है। ठीक है, तो आगे हम लोग अब इस चीज़ को देखते हैं। ओके, देखिए, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ये बेस्ड होती है इलेक्ट्रॉन मॉडल पर। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स चार्ज करना। तो जिसमें ये कहा जाता है कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
ठीक है। तो ये कहा जाता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में। प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड होते हैं और उनको निकाल पाना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो किसी बॉडी को चार्ज करने में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, इन सब तरह के चार्जिंग में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही रोल रहता है। अच्छा भाई, कब कोई बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल, कब कोई बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज, फिर कब कोई बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं भाई सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हैं और एटम्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो एक बॉडी न्यूट्रल तब कहलाती है, न्यूट्रल तब कहलाती है जब उसमें जितने पॉजिटिवली चार्ज हों उतने ही नेगेटिवली चार्ज भी हों, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इक्वल हो पॉजिटिव चार्ज के, तो हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। लेकिन अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस ज़्यादा हो, अगर आपने इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया कुछ एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन अगर आपने इसको बाहर से एक्स्ट्रा सप्लाई किए तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, तो अब ऐसे में होगा क्या, अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज से और बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन मॉडल। हाँ भाई, उसी तरह से अगर आपने किसी बॉडी से किसी तरह से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो रिमूव कर देंगे क्योंकि सारी बॉडी इनिशियली न्यूट्रल रहती है, और अगर आपने उससे इलेक्ट्रॉन्स कुछ रिमूव किए तो अब होगा ये कि पॉजिटिव का एक्सेस ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में होंगे और नेगेटिव चार्ज कम होंगे, और पॉजिटिव चार्ज अगर ग्रेटर हैं नेगेटिव से तो ऐसे में बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज करते हो, यानी इन सब में किसका इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। आप बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लो तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, आप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करो तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन मॉडल किसी बॉडी को चार्ज करने का। अब ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, आखिर इनमें और क्या क्या चीज़ें हैं, इनके चार्ज होते कितने हैं एग्जैक्टली, क्या इनका मास होता है, और भी इसके जैसे और कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि चार्ज करने में रोल प्ले करते हैं, ज़रा देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलॉम्ब या एम्पियर सेकेंड, ठीक है। तो ये है चार्ज की यूनिट, SI यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा। अच्छा भाई, चार्ज को जनरली हम लोग Q से या कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, और वो भी कितना, -1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अच्छा भाई, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है इतना ही 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम, और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। अच्छा भाई, ये हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी इक्वल होता है प्रोटॉन के करीब करीब, स्लाइटली ग्रेटर होता है न्यूट्रॉन, लेकिन करीब करीब हम लोग उसको प्रोटॉन के बराबर ही मानते हैं। कितना, 1.67 10⁻⁻27 kg। तो ये हैं जो बेसिक जो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं उनके मासेस और उनके चार्ज। देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब कि किसी भी बॉडी को आप अगर चार्ज करते हो, चाहे पॉजिटिवली चार्ज करिए चाहे नेगेटिवली चार्ज करिए, आप उसको इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल में चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप किसी बॉडी को आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हो, आप किसी बॉडी को 2/3 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हो, ना उससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी को चार्ज इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही किया जा सकता है। यानी अगर आपसे जैसे कहा जाए कि एक बॉडी पर चार्ज है 3 × 10⁻⁻19 कूलम, तो बताइए क्या ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट माना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो क्या बताइए, इस बॉडी पर इतना चार्ज आ सकता है? नहीं आ सकता। इस बॉडी पर जो चार्ज आ सकता है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही आ सकता है। यानी कि आप किसी बॉडी को 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 50 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 100 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, या आप किसी बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखिए, मॉडर्न रिसर्च में कुछ और भी चार्जेस का कॉन्सेप्ट सामने आता है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज। ठीक है, लेकिन क्वांटाइजेशन में हमें चार्ज तक ही लिमिटेड रहना है। ठीक है, तो ये मॉडर्न रिसर्च है, इस पर रिसर्च अभी चल ही रही है। ठीक है, लेकिन हमें लिमिटेड रहना है सिर्फ सबसे छोटी चार्ज की यूनिट, दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस को नाम दिया जाता है क्वार्क। क्या नाम दिया जाता है? क्वार्क। ठीक है, क्वार्क्स के बारे में कहा जाता है कि इस एलिमेंट पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सब पार्टिकल है। सब पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन भी फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइडेड है। देखिए भाई, पुराने टाइम में ये कहा जाता था कि सबसे छोटा जो एलिमेंट है, सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने में वो होता है एटम। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चेस आगे बढ़ती गई, टाइम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे कहा जाने लगा कि भाई एटम भी डिविजिबल है, एटम में भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जैसे जैसे रिसर्चेस होती गई तो हमें और भी चीज़ें पता चलती गई कि आप कहाँ तक किसी एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो एटम भी डिविजिबल है। उसी तरह से जैसे कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को भी कहा जाता है कि ये भी कुछ सब पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। न्यूट्रॉन भी कुछ सब पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं क्वार्क्स। तो क्वार्क्स पर जो चार्ज होता है, चार्ज होता है +2e/3 और -e/3। देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा हो गया। ठीक है, लेकिन हमें इसको क्वांटाइजेशन में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। क्वांटाइजेशन में हमें क्या मानकर चलना है? सबसे छोटा जो चार्ज की यूनिट है वो ये। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप अलग रखिए। ठीक है, तो बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, तो क्वार्क्स क्या है? क्वार्क्स पर चार्ज होता है ये और ये, जो कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज है। इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं अप क्वार्क, और इसको बोला जाता है डाउन, है ना। क्वार्क की भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, कई और कैटेगरीज भी होती हैं। तो एक होता है अप और एक होता है डाउन। बताइए, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पर चार्ज होता है +e। तो ये कहा जाता है कि ये जो +e का चार्ज है वो इन क्वार्क से बनता है। कैसे क्वार्क से बनेगा? जब 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलता है तो एक प्रोटॉन कंस्ट्रक्ट होता है। देखिए, 2 अप को आप मिला दीजिए, इसको 2 टाइम्स कर दीजिए तो बनेगा 4e/3, और इसमें एक डाउन मिला दीजिए यानी कि e/3 कम कर दीजिए तो टोटल चार्ज कितना आएगा? e। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये जो मॉडर्न जो रिसर्च है ये उससे चीज़ें बताई जाती हैं। आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन एक आपको दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्वांटाइजेशन में हमें सिर्फ यहीं तक ही लिमिटेड रहना है। बताइए, उसी तरह से न्यूट्रॉन के बारे में बताइए। ये न्यूट्रल होता है, इसमें चार्ज 0 होता है।
तो न्यूट्रॉन कैसे बनता होगा? सब पार्टिकल से, क्वार्क से। तो न्यूट्रॉन बनता है एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से। तो एक अप और 2 डाउन, इनको सम कर दीजिए तो टोटल चार्ज कितना आएगा? 0। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट क्वार्क्स का, जिसमें कहा जाता है कि इस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, यानी कि किसी बॉडी को चार्ज करने में हमें सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन की ही लेकर चलनी है, ठीक है। तो ये आपको बताया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज़ किसी बॉडी पर टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल में हो सकता है। लेकिन कुछ और भी मॉडर्न पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया है, इस पर रिसर्च करी गई है, जिनको हम लोग क्वार्क कहते हैं, और इस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी कम होते हैं। इनके ये नाम है अप एंड डाउन। प्रोटॉन के बारे में कहा जाता है कि ये इतने सब पार्टिकल से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन इन सब पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ये कहा जाता है कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब उस सिस्टम का किसी दूसरे सिस्टम या बॉडी के साथ में कोई फिज़िकल इंटरेक्शन नहीं है, तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम पर जो भी टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। यानी उस सिस्टम में जितने भी बॉडीज़ हैं, जितने भी और ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें चार्ज का तो आपस में रीअरेंजमेंट या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन सिस्टम के बाहर नेट चार्ज नहीं जाएगा, ना तो सिस्टम में बाहर से नेट चार्ज आएगा इफ़ सिस्टम इज़ आइसोलेटेड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास है, आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज़ इसमें कुछ 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज़ 3 बॉडी हैं इस सिस्टम में, और ये आइसोलेटेड है, इसका इंटरेक्शन बाहर से नहीं है। ये है ए और ये है बी और ये है सी। इस पर सपोज़ टोटल चार्ज है, ए बॉडी पर टोटल चार्ज है -2e, बी पर टोटल चार्ज है सपोज़ +5e, और सी पर टोटल चार्ज है -e, ठीक है। ये है 3 बॉडी पर जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, इनमें चार्ज। अब अगर इनमें कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज का, किसी भी वजह से इनमें चार्जेस का अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो नेट चार्ज इस आइसोलेटेड सिस्टम के हमेशा कंजर्व रहेंगे। तो अगर कहा गया कि सपोज़ ए वाले पर अब टोटल चार्ज है +3e, बी वाली बॉडी पर आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसमें हुआ होगा, कुछ रिएक्शन, कुछ ऐसा, इस पर चार्ज है +e, तो बताइए सी पर टोटल चार्ज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इफ़ सिस्टम इज़ आइसोलेटेड तो हम कह सकते हैं Q नेट इनिशियल ये इक्वल होगा Q नेट फाइनल, ठीक है। इसको आप कह सकते हो कंजर्वेशन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बताइए इनिशियल टोटल चार्ज कितना है? -2e +5e और -e। फाइनल टोटल चार्ज में क्या क्या नोन है? +3e और ये अननोन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग बता सकते हैं कि इस थर्ड वाली बॉडी पर कितना चार्ज बचा होगा। बताइए ये कितना हो जाएगा? -2e -e -3 +5e यानी कि +2e। तो इधर हो गया +2e और इधर कितना हो गया? 4e +q। तो q की वैल्यू आती है -2e, ठीक है। तो इस C वाली बॉडी पर नेट चार्ज आफ्टर रीअरेंजमेंट ये बचा होगा -2e इफ़ दिस सिस्टम इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बात क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आज के लेक्चर में काफ़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट था और वो इम्पॉर्टेंट भी था, जिससे आपको इस टॉपिक का, इस फील्ड का एक बैकग्राउंड आपको पता चला कि कैसे ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 2 में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ पर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज़ हों, कोई प्रॉब्लम्स हों, कोई डाउट हों, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरीज़, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके।